again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we are going to start our unit number 5, that is the Swaraj, and our topic number 1 of the unit number 5 is the Bal Gangadhar Tilak Swaraj. So without wasting our time, let's continue our video. So सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक को, जैसे हमें पता है हिस्ट्री में लाल बाल पाल 3 लोग थे। लाल जो आपके जैसे लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, तो ऐसे ही इनको भी जाना जाता था स्वराज के लिए। तो बाल गंगाधर तिलक ऑफन रिफर द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के इनको फादर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ना बहुत ज़्यादा स्वराज की डिमांड करी थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा एजुकेशन फैलाकर, पॉलिटिकली अवेयरनेस देकर लोगों को, और उनको डायरेक्ट एक्शन दिखाकर इन्होंने पूरे इंडिया को एक तरीके से रिफॉर्म करने की कोशिश करी थी। इसलिए आप इस टॉपिक को आप मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ रहे हैं अपने 5th सेमेस्टर्स के अंदर, ठीक है। तो इनको जाना जाता था एज अ फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। ही वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे, मतलब इनको जैसे जाना जाता है ना फ्रीडम फाइटर्स में, तो उस तरीके से बाल गंगाधर तिलक भी थे, जिन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ बहुत ही अच्छी तरीके से इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भाग लिया, और कई हद तक स्वराज का इन्होंने जो चीज़ थी, स्वराज जो आपका है कि हमें खुद रूल करना है, खुद को सेल्फ रूल जो था वो इन्होंने चालू करा। तो ही वॉज बॉर्न ऑन जुलाई में इनका जन्म होता है 1856, रत्नागिरी महाराष्ट्र के रहने वाले थे ये। ही वॉज वन ऑफ दी फर्स्ट लीडर टू एडवोकेट फॉर सेल्फ रूल। इंडिया के अंदर सेल्फ रूल या स्वराज जैसी भावना की बात इन्होंने ही करी थी। अर्ली लाइफ की अगर इनकी बात करते तो ही वॉज एजुकेटेड इन पुणे एंड लेटर बिकम अ टीचर। इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन पुणे से करी और बाद में जाकर ये एक शिक्षक बन जाते हैं, ठीक है। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री। इनको इंडियन कल्चर और हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है इनको, क्योंकि बचपन से इंडिया में ही रहे हैं, तो इनको इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, इंडियन कल्चर इनको काफ़ी फैसिनेट करता था। और अगर हम इनके पॉलिटिकल करियर की बात करते हैं इनके एजुकेशन के बाद, तो 1885 में इन्होंने, ऐसा बोला जा सकता है कि जो जैसे हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, तो उसको को फाउंडर उनके यही थे, बाल गंगाधर तिलक। लेकिन लेटरली दैट कांग्रेस वाज नॉट डूइंग बेटर फॉर द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ही एडवोकेट फॉर मोर डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और क्योंकि 1885 के बाद जो हमारी कांग्रेस थी वो उतना ज़्यादा इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ उतना अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रही थी, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट एक्शन प्लान लॉन्च करा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जिसको हम लोग स्वराज के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को एजुकेट करते हैं, लोगों को बताते हैं कि यस, एम्पावर करते हैं कि आपको क्या चीज़ें करनी है कि स्वराज आपको मिले, ठीक है। और इनकी कुछ पब्लिकेशंस का अगर मैं नाम बताऊं तो ही वॉज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट भी थे। तो इन्होंने न्यूज़पेपर लिखे थे, केसरी एंड मराठा। यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म ही स्प्रेड हिज आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अबाउट सेल्फ रूल। पहली बार स्वराज की बात अगर हम बात करें तो वो गंगाधर तिलक के वहीं से आई थी, और इन्होंने क्या बताया कि जो इनके न्यूज़पेपर थे ना, ये केसरी और मराठा, इन न्यूज़पेपर की मदद से ये जन जन तक, लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते थे कि भाई किस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियन एम्पायर को, पूरे इंडियन सोसाइटी को इंगल्फ कर रही है, पूरा उसको हड़पने का प्रयास कर रही है। तो लोगों को सेल्फ रूल की भावना को याद दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी गंगाधर तिलक ने अपने न्यूज़पेपर के थ्रू अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी। तो पहला पॉइंट हमारा यहीं से निकल के आता है दैट ये इंडियन सोसाइटी को अवेयर करना चाहते थे। अगर हम इनकी फ़िलॉसफी की बात करते तो ही एम्फेसाइज द नीड फॉर सेल्फ गवर्नेंस एंड बिलीव्ड इन द पावर ऑफ मासेस। इनका मानना ये था कि जब तक जो देश है वो सेल्फ गवर्नमेंट से नहीं चलेगा, तब तक जो जितने भी हमारे मासेस हैं उनको, तो ये सेल्फ गवर्नेंस की बात किया करते थे, और ये बिलीव करते थे कि जितनी पावर जनता के हाथ में होती है ना, उतनी किसी के हाथ में नहीं होती। अगर जनता चाहे ना, वो साथ आकर कुछ भी कर सकती है। तो पावर ऑफ मासेस पे ये बिलीव किया करते थे। और ये लाइन तो हम सबको पता है दैट स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको पाकर ही रहूँगा। ये किसने कोट करी थी? इट इज़ कोटेड बाय द फेमस फ्रीडम फाइटर इज द बाल गंगाधर तिलक। he highlighted that he highlighted that every Indian had the right to self rules। हर व्यक्ति, हर इंडियन के पास ये राइट है कि वो खुद के अकॉर्डिंग चला पाए, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट डिस्कशन होती है तो उसमें भी
जनता की राय लेकर फिर एक पब्लिक गैलरी के अंदर हम लोग डिस्कशन डिबेट करते, तब जाके हमारे कानून नियम बने थे। ठीक उसी तरीके से इनका मानना ये था कि हर व्यक्ति को सेल्फ रूल की ज़रूरत है और उसकी मर्ज़ी है कि वो सेल्फ रूल करना चाहे तो वो कर सकता है। तो इस तरीके से उन्होंने सेल्फ रूल की भावना, एक ये जो पॉइंट होता है ना सेल्फ रूल, ये जनता के अंदर डाला थ्रू द न्यूज़पेपर्स, और अपने स्पीचेस के द्वारा ये लिखा करते थे। और उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग न्यूज़पेपर या रेडियोज़ के थ्रू चीज़ों को सुना करते थे। तो यही चीज़ थी। अगर हम कल्चरल रिवाइवल की इनकी बात करते हैं, तो जो स्वराज की इनकी भावना थी वो सबसे इम्पोर्टेंट था कल्चरल रिवाइवल के अंदर, क्योंकि ये जितने भी हिंदू कम्युनिटी थी ये उनको साथ लाना चाहते थे और प्रमोट करते थे कि भाई जितने भी जैसे फेस्टिवल्स, जैसे कि गणेश चतुर्थी है या फिर शिवाजी जयंती होती है या फिर जो भी हिंदू फेस्टिवल्स हैं, उनको सबको साथ में आकर मनाना चाहिए ताकि लोग यूनाइट हो, और लोग यूनाइट हो तो फिर वो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ सके। तो इस वजह से कल्चरल रिवाइवल की इन्होंने बात करी थी कि सभी लोगों को साथ में आना चाहिए और ये अलग अलग टाइप के जो हिंदू फेस्टिवल्स हैं उनको मनाना चाहिए, ताकि जब लोग साथ में आएंगे तो उनको थोड़ा समझ में आएगा कि सेल्फ रूल क्या होता है, और इसी तरीके से वो ब्रिटिश रूल को थोड़ा हरा पाएंगे और उनको इंडिया से बाहर निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसी के चलते, क्योंकि मैंने आपको बताया ये लिखा करते थे, तो कभी कभार ये अपनी राइटिंग्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिख दिया करते थे जो एंटी ब्रिटिश हो जाया करती थी। ठीक है, चाहे वो इनकी स्पीच हो चाहे इनकी राइटिंग्स हो, तो उसकी वजह से इनको काफ़ी बार प्रिजन यानी कि अरेस्ट होना पड़ा है जेल के अंदर। ठीक है, और इन्होंने काफ़ी एक्टिविज़्म, जब ये जो आपकी इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को जब ज्वाइन करा था इंडिया के अंदर, तो काफ़ी बार इनको अरेस्ट भी करा गया था। हालांकि राइटिंग्स के लिए भी अरेस्ट हुए थे, बट इनकी डेथ हो जाती है फिर 1 अगस्त 1920 को। लेकिन हमें पता है इनकी लेगेसी, आप क्योंकि देख लो 2024 में भी इसको पढ़ रहे हो, तो इनकी लेगेसी स्टिल कंटिन्यूज। तो दिस इज़ द philosophy and some of the cultural revival and imprisonment and the publications of the बाल गंगाधर तिलक। अब हम तिलक के स्वराज की अगर बात करें मोटे तौर पर, तो इनके स्वराज को ऐसे 5 पॉइंट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट आपका आ जाता है कि राइट टू सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि खुद को खुद रूल करना। सेल्फ गवर्नेंस की ये बात किया करते थे कि हमें खुद को रूल करना है और ब्रिटिशर्स को निकालना है बाहर। और वो कैसे निकालना है? अवेयरनेस के द्वारा, और प्लस में सभी लोगों को साथ में आना है, यूनाइट होना है। सेकेंडली ये बात किया करते थे कल्चरल रिवाइवल की, यानी कि जो कम्युनिटीज़, जो हिंदू कम्युनिटीज़ साथ में नहीं हैं अब, उनको फेस्टिवल्स के थ्रू यूनाइट हो, साथ में आए, बातचीत करें, देश के बारे में बातचीत करें, और उसके बाद इस तरीके से जो कल्चर रिवाइवल है वो कुछ बहुत हद तक हो सकता है। तो इनका मानना तो यही था कि लोगों को यूनाइट करके कल्चर रिवाइवल किया जाए। थर्डली आता है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। जो तिलक थे ये एजुकेशन और अवेयरनेस की बात किया करते थे कि अगर जनता तक हमें कोई भी खबर पहुंचानी है तो उसके लिए उनका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। वो व्यक्ति न्यूज़पेपर तभी पढ़ पाएगा जब उसे हिंदी या फिर जो भी लैंग्वेज है वो पढ़नी आती होगी। तो इसलिए तिलक यही कहते थे कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ अवेयरनेस भी लोगों में होनी चाहिए, क्योंकि हम जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनको भी तो इस स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना है ना। तो उसके लिए उनको अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। तो वो कौन बताएगा? जो पढ़ी लिखी पीढ़ी होगी। तो इसलिए ये कोशिश किया करते कि थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ाई लिखाई करें और उसके बाद वो यूनाइट हों, अवेयर हों कि देश में क्या चल रहा है, देश के लिए क्या सही है क्या नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर बहुत तेज़ी से इंडिया के अंदर फैल रहा था। तो इसलिए एजुकेशन और अवेयरनेस के थ्रू जो हमारे गंगाधर तिलक थे कोशिश करते थे कि कल्चरल रिवाइवल हो, लोग साथ में आए और फाइट करें अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, अब आते, जैसे मैंने आपको बताया, ये एम्पावरमेंट ऑफ मासेस की बात किया करते थे कि जितने भी एम्पावरमेंट ऑफ मासेस का मतलब जैसे क्या है कि जितनी ज़्यादा जनता एम्पावर होगी, जितनी ज़्यादा लोग जानेंगे सोसाइटी में क्या चल रहा है, उतने ज़्यादा लोग इसको समझकर लड़ेंगे इसके लिए। तो इसलिए ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता है वो एम्पावर हो इनके थॉट से, ताकि उनके अंदर एक यूनिटी की भावना आए और वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ पाए। तो दिस इज़ द एम्पावरमेंट ऑफ द मासेस। अब लास्ट आता है हमारा डायरेक्ट एक्शन। अगर ये सारी चीज़ें काम नहीं करती है तो देन ही विल गो फॉर द डायरेक्ट एक्शन, यानी कि जैसे कि हमारे यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन क्विट इंडिया मूवमेंट थी, या फिर हमने बिल्कुल ब्रिटिशर्स के जो ब्रिटेन के प्रोडक्ट थे उनको यूज़ करना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें भी थी हमारी। तो ये क्योंकि ये गांधी स्वराज में आप देखोगे तो डायरेक्ट एक्शन अभी तिलक का हम देखते हैं क्या था।
तो फर्स्ट जैसा मैंने आपको बताया था, राइट टू सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि ये बोला करते थे कि हर व्यक्ति के पास ये राइट है कि वो खुद को गवर्न कर पाए, ठीक है। और इन्होंने जैसा फेमसली कोट किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूँगा। तो ये सेल्फ गवर्नेंस, इस पॉइंट से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि ये इनका रूल काफ़ी रहा है सेल्फ गवर्नेंस के ऊपर। सेकेंडली, एम्पावरमेंट ऑफ द मासेस के अंदर हम क्या देखेंगे कि ही थॉट दैट ट्रू स्वराज कुड बी ओनली अचीव्ड थ्रू द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल। जितने ज़्यादा लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, जो एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे इन द पॉलिटिक्स ऑफ द नेशन और फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी होगी कि भाई एटलीस्ट क्या चल रहा है देश के अंदर, क्या सही है क्या नहीं। इतना तो हम सबको पता ही होता है ना। तो अगर कोई भी व्यक्ति इतना भी जान ले कि देश के अंदर जो चीज़ें चल रही है वो गलत है, तो वो अगर साथ में आ जाए तो कुछ हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रू स्वराज की मांग कर सकते हैं। तो उन्होंने इस तरीके के, उन्होंने क्या बोला कि जब तक लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तब तक एक ट्रू स्वराज जैसी भावना लोगों के बीच में नहीं आएंगी। एंड सेकेंडली आता है, तिलक इनकरेज करते थे इंडियंस को टू राइज अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड टेक चार्ज ऑफ देयर डेस्टिनी। ये इनकरेज करते थे इंडियन को कि भाई ब्रिटिशर्स के रूल के खिलाफ लड़ो, एक तरीके से मोटिवेट किया करते थे लोगों को कि उसके उनके अंदर देशभक्ति की भावना है, नेशनलिज्म की भावना है, ठीक है। और ये टेक उनकी डेस्टिनी को अपने हाथों में लो, ना कि किसी और को सौंप दो। यही तो होता है सेल्फ रूल, की अपनी डेस्टिनी को आप खुद संभालें, ना कि किसी और व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। तो ये इसी की बात किया करते थे कि हमें अपनी डेस्टिनी को खुद देखना है, अपने देश की डेस्टिनी को खुद देखना है, ना कि किसी और के थॉट्स पर या उनके विचारों पर हमें डिपेंडेंट रहना है। तो इस तरीके से जो तिलक थे वो एम्पावर किया करते थे मासेस को। आगे आता है कि कल्चरल रिवाइवल की, जैसे मैंने आपको बताया, ये बात किया करते थे कि ही बिलीव दैट स्वराज वॉज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस बट ऑल्सो अबाउट रिवाइविंग इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी। इनका मानना ये था कि स्वराज इज़ नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को ही हम स्वराज नहीं कहते हैं, लेकिन कभी कभार इंडियन कल्चर और सोसाइटी को रिवाइव करने को भी हम लोग स्वराज के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। कि इसका मतलब ये नहीं कि खाली आपको पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस लेनी है, बट इंडियन कल्चर और आइडेंटिटी, क्योंकि हम क्या कर रहे थे धीरे धीरे, अगर इतनी बुद्धि इंडियंस के अंदर उस टाइम पे देखो होती, क्योंकि हमारे यहाँ के जो राजास थे, ये इन लोगों ने ब्रिटिशर्स की लालच को ले लिया और उसको समझ नहीं पाए ये लोग कि वो किस तरीके से लालच देकर इंडिया को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंडियन कल्चर को भी ये बताना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपकी इमेज लगाई है, तो ये कल्चर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। चाहे चाहे यहाँ पे हिंदूज़ की हम बात कर लें या किसी और कल्चरल की हम बात करें, तो ये बेसिकली कल्चरल को रिवाइव करने के लिए भी कंट्री के अंदर एक रेवोल्यूशन चाहते थे, ठीक है, ताकि एक नए थॉट्स इमर्ज हो। तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इनकी बहुत थी और ये इंडियन कल्चर को रिवाइवल करना चाहते थे उसका। एंड सेकेंडली आता है दैट ही प्रमोटेड फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स टू यूनाइट पीपल एंड इंस्टिल अ सेंस ऑफ प्राइड इन देयर हेरिटेज। और ये कभी कभार कुछ ऐसे कल्चरल इवेंट्स या फेस्टिवल्स भी प्रमोट किया करते थे, ताकि जिससे जनता जो है वो साथ में आए और उनके अंदर अपने हेरिटेज को लेकर एक भावना जागे कि यस, अपना इंडियन हेरिटेज तो बहुत रिच है, ठीक है। दूसरे इंग्लिश पीपल्स के हेरिटेज को ना देखकर अपने खुद के हेरिटेज के रिवाइवल की ये बात किया करते थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कल्चरल रिवाइवल ऑफ स्वराज, ठीक है। एंड फोर्थ आता है हमारा डायरेक्ट एक्शन। अब डायरेक्ट एक्शन का मतलब स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं क्या होता है कि अनलाइक सम लीडर हु फेवर्ड नेगोशिएशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड लाइक तिलक सपोर्टेड डायरेक्ट एक्शन। जैसे कुछ लीडर्स होते हैं जो नेगोशिएट बोलते हैं कि भाई लड़ाई झगड़ा ना करो, क्या कर लो, नेगोशिएशन, बातचीत कर लो, या फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को वो यूज़ करते हैं दो दो व्यक्ति के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में डिबेट्स को ख़त्म करने के लिए। लेकिन जो तिलक थे वो सपोर्ट करते थे डायरेक्ट एक्शन को, कि अगर कोई नहीं मान रहा है तो उनका मानना ये था, ही फेल्ट दैट प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड इवन कॉन्फ्रंटेशंस वर नेसेसरी टू डिमांड राइट एंड दिस सेल्फ गवर्नेंस। इनका मानना ये था कि अगर नेगोशिएशन से बातचीत नहीं हो रही है, ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप तो सबका नेगोशिएशन ही रहता है, बट अगर नेगोशिएशन से बातचीत नहीं हो रही है तो आप हथियार भी उठा सकते हैं, ठीक है। प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात को डिमॉन्स्ट्रेशंस कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल सामने जाकर अपने राइट्स के लिए लड़ाई कर सकते हैं।
क्योंकि हमें क्या चाहिए था, सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ रूल और ब्रिटिशर्स को बाहर भगाना था। तो इसलिए ये डायरेक्ट एक्शन प्लान को भी यूज़ किया करते थे। और फिफ्थ आता है एजुकेशन अवेयरनेस। ये जितनी भी चीज़ें आपने देखी ये सारी पॉसिबल तभी है जब जनता के बीच में एजुकेशन या अवेयरनेस होगी। तो तिलक इम्फोसाइज करते थे इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग द मासेस अबाउट देयर राइट एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ स्वराज की ये बात किया करते थे। ही यूजेज इज राइटिंग, जैसा मैंने आपको बताया, ये अपनी राइटिंग्स को यूज़ किया करते थे ताकि ये पॉलिटिकल जो इंडियंस हैं उनको अवेयर कर पाए, उनको मोटिवेट कर पाए अपने नेशन के लिए। ठीक है, और इंडियंस के अंदर एक बेसिकली कॉन्शियसनेस की भावना जागृत कर पाए कि लोग जगे कि भाई ये क्या हो रहा है हमारे देश में, हमें देश को आज़ाद कराना है, इन लोगों ने बहुत अत्याचार कर लिया अब हम पे। तो इस तरीके की चीज़ें जो हमारे तिलक थे उनकी यही सोच थी कि वो डायरेक्ट एक्शन प्लान, लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, वो एजुकेटेड हो, अवेयरनेस उनके अंदर आए, साथ ही साथ जितने भी हमारे लोग हैं उनके अंदर कल्चरल रिवाइवल हो, सेल्फ गवर्नेंस की भावना आए। ये सारी चीज़ें हमारे तिलक बोला करते थे। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी ये आज के लिए हम यही रखते हैं। तो आई होप आपको बाल गंगाधर तिलक के बारे में और इनके किस तरीके से हमारे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को रिफ्लेक्ट करते हैं इनके आइडियाज़, और तभी आप इसको आज पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि इस उस टाइम के हिसाब से इनके जो विचार थे वो उस अच्छे थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक मॉडर्न थिंकर की तरह ये इमर्ज होकर आते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने टाइम के हिसाब से या फिर कुछ अलग सोच रहा होता है तो उन्हीं का नाम पॉलिटिक्स या हिस्ट्री के अंदर मेंशन किया जाता है। इसलिए आप जितने भी लीडर मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं ये सब अपने टाइम के कुछ अलग लोग थे। ठीक है, जिनके थॉट्स और जनता से थोड़े अलग थे। इसलिए जो तिलक हैं उनको भी अपने थॉट्स के लिए जाना जाता है। दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग इट इन द मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। एंड इसका जो अगली वाली वीडियो होगी वो होगा हमारा इसका पार्ट नंबर 2 होगा इसका। ठीक है, दैट इज़ द गांधी स्वराज। ठीक है, गांधी जी के बारे में हम ऑलरेडी इससे पहले वाली यूनिट्स में भी मैंने आपको गांधी जी के बारे में पढ़ाया है। अब लेकिन गांधी इसके स्वराज की भावना, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग बाल गंगाधर तिलक को तो हम लोग मैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको पाकर रहूँगा, इसके लिए इस नारे के अंदर पूरी इनका स्टोरी इन्वॉल्व है। लेकिन गांधी जी का जो स्वराज है उन्होंने बहुत तरीके से मतलब इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है या फिर दोनों की क्या आइडियोलॉजी रही है स्वराज को देखकर, वो हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद गांधी स्वराज। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।